तो चलिए अब डिस्कस करने वाले हैं अपन किस पे, टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सबसे पहले मैंने आप लोगों को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाने के जस्ट बाद अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की टाइप क्या होते हैं, एक एक ध्यान से देखिएगा, बस क्लियर हो जाएगा सब कुछ। देखिए सबसे पहला होता है आपका जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड जो होता है उसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको डेल्टा पी अपन पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड जो होता है वो होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक बात और सुनिए, ध्यान से बता रहा हूं, ये जो चारों बता रहा हूं ना, इन चारों में से न्यूमेरिकल्स या इनके थ्योरीज या ये कैसे होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ये सब होते क्या है चारों, इन सब के बारे में पक्का एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ठीक राइट। तो एक एक चीज ध्यान से देखिएगा, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा थ्योरी विद न्यूमेरिकल के साथ, ठीक। इधर देखिए, अब मैं ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस क्या होता है, तो देखिए ऑस्मोसिस के बारे में बात करूं तो ये इसका डेफिनेशन है, इट इज स्पॉन्टेनियस फ्लो। यह एक स्पॉन्टेनियस फ्लो, स्पॉन्टेनियस मतलब होता है लगातार फ्लो होने वाला। इट इज अ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। यहां पे देखिए सॉल्वेंट पार्टिकल। अब देखो जो लड़का स्टार्टिंग से लेक्चर देखते आएगा उसको समझ में आएगा कि ये सॉल्वेंट पार्टिकल क्या होता है, सॉल्यूट पार्टिकल क्या होता है, ये सब क्या होते हैं, राइट। यहां पे देखो लिखा है इट इज अ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू एसपीएम। यहां पे एक वर्ड देखिए लिखा है एसपीएम। एसपीएम का फुल फॉर्म होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और इसके थ्रू केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल ही फ्लो होते हैं। फिर बोल रहा हूं एसपीएम का फुल फॉर्म होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल ही फ्लो हो पाते हैं, राइट। अब देखिए यह एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ऑस्मोसिस, जिसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल क्या होते हैं, एसपीएम के थ्रू फ्लो करते हैं। कहां? डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट सॉल्यूशन, ठीक। सुनो, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कहां जाते हैं, कंसंट्रेट की तरफ जाते हैं, ठीक। फिर बोल रहा हूं डाइल्यूट सॉल्यूशन से कहां जाते हैं, कंसंट्रेट की तरफ जाते हैं। अब सुनिए डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करो ना, तो डाइल्यूट मतलब होता है जिसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा हो और उसमें जो सॉल्यूट डाला हो वो कम हो, और कंसंट्रेट मतलब होता है जिसमें वाटर का अमाउंट कम हो और सॉल्वेंट ज्यादा हो, वो होता है आपका कंसंट्रेट, राइट। अब देखिए जैसे एग्जांपल लूं मैं, मान लीजिए ये कोई कंटेनर है, कुछ भी है, इसके अंदर वाटर है और उस वाटर में मैं डाल दिया हूं किशमिश, रेजिन, किशमिश डाला हूं, ठीक। आप किशमिश जाओ खरीद के लाओ, डाल दो, रात भर छोड़ दो पानी के अंदर, सुबह देखोगे तो फूल गया होगा, स्वालो हो गया होगा, ठीक, फूल गया होगा वो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल थे वो किशमिश के अंदर चले गए। अच्छा, जो किशमिश होता है ना उसके ऊपर जो होता है ना लेयर, वो होता है तुम्हारा एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बट वो कौन सा होता है? नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का भी टाइप होता है। ये दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब जो हम लोग बनाते हैं, और नेचुरल मतलब होता है जो ऑलरेडी होता है। जैसे किशमिश के ऊपर जो छिलका होता है, किशमिश के ऊपर जो होता है ना छिलका, उसके अंदर होता है, ठीक, एसपीएम, राइट। अब उसी के थ्रू जाता है, कौन जाता है? वाटर। कहां जाता है? उसके अंदर, और जाके क्या होता है? उसको फुला देता है, स्वालो हो जाता है, राइट। और फिर इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया बताओ? वाटर क्या है? सॉल्वेंट, और वो क्या था? सॉल्यूट। वाटर सॉल्वेंट कहां जा रहा है? किशमिश के अंदर। तो ये तुम्हारा किसका एग्जांपल हो गया? ऑस्मोसिस का, यानी वहां ऑस्मोसिस हो रहा है, राइट। अब सुनो, मान लो ये ऑस्मोसिस होकर एक किशमिश फूल गया, उस किशमिश को, फूले हुए किशमिश को अगर मैं नमक में डाल दूं, कहां डाल दूं? नमक में, कंप्लीट रूप से नमक में डाल दूं, और जब डाल दूंगा ना तो क्या होगा? उसका पानी जो होगा उस किशमिश के अंदर से कहां निकल के चला जाएगा? नमक के अंदर। इसके मतलब वहां पे वो श्रिंक कर जाएगा, मतलब फिर वहीं सिकुड़ जाएगा। किशमिश क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। यहाँ पे फूल रहा है, यहाँ पे सिकुड़ जाएगा, जो ये बताएगा कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो डाइल्यूट से कहां जा रहे हैं? कंसंट्रेट की तरफ जा रहे हैं। नमक कंसंट्रेट है और उसके अंदर तो पानी भरा हुआ है ना, तो डाइल्यूट है, तो उसके कहां जाएगा? वो नमक में जाएगा, राइट। तो ये है आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस पूरा कंप्लीट, और ये आपके टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट इट। फिर इसके आगे मैं पढ़ाने वाला हूं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक। चलिए अब हम बात करने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, प्रेशर पे, ओके राइट। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। किससे? पाई से। अब सुनिए ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है? इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम। इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन कंसंट्रेट सॉल्यूशन,
अगर हम कंसंट्रेट सॉल्यूशन पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक, सो दैट ऑस्मोसिस स्टॉप, और जिसके कारण ऑस्मोसिस रुक जाए। अगर हम प्रेशर डालें और ऑस्मोसिस रुक जाए तो उस प्रेशर पे जिस पर ऑस्मोसिस स्टॉप हो रहा है उस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे एग्जांपल देके समझाना चाहता हूं, मान लीजिए ऐसे बना रहा हूं, यहीं पे ये कंटेनर है, अब देखते रहिए, ये आपका एसपीएम है, क्या है, एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहां पे आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये डाइल्यूट है, राइट, ये आपका डाइल्यूट है और इसमें आपका कंसंट्रेट है, ठीक है। अब यहां पे लगा है पिस्टन, क्या लगा है, पिस्टन, इधर देखना, इधर पिस्टन, अब यहां पिस्टन है, यहां से ऊपर से प्रेशर लग रहा है। अच्छा, ये एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है जो मैं लगा रहा हूं, ये एक्सटर्नल प्रेशर है पाई। अब सुनिए, ये एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहा हूं मैं, ठीक। अब जब मैं लगाऊंगा ना तो ये पिस्टन नीचे आएगा। उसके पहले जब मैं नहीं लगा रहा था तो क्या हो रहा था, इस एसपीएम के थ्रू इसके सोल्यूट, ये देख रहा ना, ये यहां पे सोलवेंट का काम कर रहा है, सोलवेंट, और ये सॉल्यूशन है, ठीक। अब ये सोलवेंट के पार्टिकल इधर जा रहे थे सॉल्यूशन की तरफ, राइट। फिर बोल रहा हूं, सोलवेंट के पार्टिकल किधर जा रहे थे, इस सॉल्यूशन के अंदर, कंसंट्रेट की तरफ। अभी बताया था मैंने इसके पहले कि सॉल्वेंट्स हमेशा किस में जाएंगे, कंसंट्रेट की तरफ। तो देखिए कंसंट्रेट की तरफ जा रहे थे इधर, यानी वाटर के मॉलिक्यूल जा रहे थे सॉल्यूशन के अंदर, और इधर से जब मैं प्रेशर डालूंगा तो सिंपल फंडा है कि इसके मॉलिक्यूल इस पर प्रेशर लगाएंगे उल्टा, और जब उल्टा प्रेशर लगाएंगे तो इधर के मॉलिक्यूल जो उधर जा रहे थे उसको रोक देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो फिर इनको जाने से यहां रोक दिए, अब ये इधर नहीं जा सकते। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहा हूं, और जिस प्रेशर पे ये इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, इससे इधर नहीं जा पाएंगे, उसी प्रेशर को बोला गया ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोला गया, ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। अब सुनिए, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पे, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। अब ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली क्या हो गया, कंसंट्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर पे क्यों, क्योंकि मान लीजिए आप इधर जा रहा था, प्रेशर लगा रहा था, इसको रोक दिया, फिर टेम्परेचर में इधर बढ़ा दूं, टेम्परेचर इसको हीट करूं तो इसके मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर भागेंगे, ठीक, और इसके मॉलिक्यूल फिर इधर जाना स्टार्ट कर देंगे, इसलिए टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। यानी ये दोनों देख रहे हैं ना, सेम है और ये भी सेम है, तो इसको एक बार लिखेंगे और इन दोनों को एक बार, और C और T। और जब इसको हम हटाएंगे तो जब किसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो वहां पे लगता है कांस्टेंट, कब, जब इक्वल लगाते हैं। तो इसको हटा के जब इक्वल लगाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, C और T तो था ही, अब ये कांस्टेंट लगा, ये क्या था, S। अब इस S का नाम क्या देंगे हम, तो आइडियल सॉल्यूशन कांस्टेंट। यानी यहाँ पे जो S देख रहे हैं, ये S क्या है, आइडियल सॉल्यूशन कांस्टेंट, राइट। अब देखिए ये जो S है ये R की तरह बिहेव करता है, R को बोलते थे हम लोग आइडियल गैस कांस्टेंट, राइट। यहाँ पे S को बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन कांस्टेंट, राइट। तो ये आइडियल गैस कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। अब इसी कारण हम S की जगह पे R लिख सकते हैं, तो इसीलिए पाई इक्वल टू CRT लिखा हूं, राइट। आगे देखिए, पाई इक्वल टू CRT। अच्छा, C इक्वल टू C क्या है, कंसंट्रेट। अब C कंसंट्रेट है तो C इक्वल टू होता है N/V, नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम, और यही कंसंट्रेट मोलैरिटी होता है। अब इस N/V को लाके यहां पुट कर दो तो पाई इक्वल टू N/VRT, पाई इक्वल टू N/VRT। अब देखिए, अब यहाँ पे दो केस कंडीशन क्रिएट होता है। मैंने बताया था नंबर ऑफ मोल ऑब्जॉर्ब इक्वल टू नंबर ऑफ मोल थ्योरेटिकल इनटू आई। आई को हम क्या नाम दिए थे, आई को हम बोल रहे थे क्या, वन था फैक्टर, इसीलिए पहले मैंने पढ़ा दिया वन था फैक्टर, राइट। अब ये वन था फैक्टर है। अब ये एन ऑब्जॉर्ब जहां होगा वहां एन थ्योरेटिकल आई, तो ये वाला जो देख रहा ना ऑब्जॉर्ब वाला है, तो ऑब्जॉर्ब वाले केस में तुम्हारा अब एक्चुअली यहाँ पे नहीं रहेगा आई, ऑब्जॉर्ब वाले केस में तुम्हारा आई नहीं रहेगा, लेकिन थ्योरेटिकल वाले केस में आई रहेगा। इस अब एन ऑब्जर्व की जगह पे अगर मैं एन थ्योरेटिकल लिखूं तो आई लिखना पड़ेगा, यानी जब वन हाफ फैक्टर की वैल्यू गिवन होगी तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, और जब गिवन नहीं होगी तो ये फार्मूला, मतलब अगर उसमें वन हाफ फैक्टर नहीं होगा तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, राइट। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब इसके आगे बताने वाला हूं, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बता रहा हूं। चलिए, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बताया था, और जब मैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बताया था, एक्सप्लेन करा था, तो उसमें फार्मूला बताया था, पाई इक्वल टू सी एस टी,
CST and pi equal to CRT and pi equal to NYVRT and pi equal to NYV absorb RT and pi equal to N theoretical by V RT और यहाँ पे लिखा था मैंने I। ऐसा इतने फार्मूलास मैंने बताया था, राइट, और इसके बारे में बता दिया था, पूरा एक्सप्लेन किया था इसके पहले। अब सुनिए, यहाँ पे एक वर्ड देख रहे होंगे आप R और ये S, दोनों एक ही बोला था मैंने अभी। ये जो R है इसकी वैल्यू 2 होती है और ये दोनों वैल्यू जब दो हम वैल्यू इसकी देखते हैं ना तो ये दोनों वैल्यू की कंडीशन में उसके साथ जो भी V और N सब देख रहे हो इनका भी वैल्यू चेंज होता रहता है। जैसे आप दिखा रहे हैं R जो है इसकी वैल्यू अगर 8.31 जूल पर मोल इंटू केल्विन अगर हम कंसिडर करें तो पहले तो इसको हम पॉइंट में है तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 25/3 अप्रॉक्स लिख सकते हैं, राइट। और अगर ये हम जूल पर मोल केल्विन में कंसिडर करें न्यूमेरिकल के अंदर, इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन फॉर न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल के लिए इंपोर्टेंट है डियर। अब देखो अगर न्यूमेरिकल में हम 8.314 जूल पर मोल इन केल्विन कंसीडर करेंगे तो उस केस में जो वॉल्यूम होगा वो मीटर क्यूब में लेना है। किस में लेना है? मीटर क्यूब। जो अच्छा 1 मीटर क्यूब में कितना होता है? 1000 लीटर। इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। बहुतों को तो यही नहीं पता रहता है, एग्जाम देने जाते हैं न्यूमेरिकल में छोड़ के आ जाते हैं, ठीक। अब सुनिए, टेम्परेचर जो होगा हमेशा केल्विन, क्योंकि एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर ऑलवेज केल्विन। अब सुनिए, जो पाई होगा ये होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और न्यूटन पर, अच्छा एक बात और देखिए, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल। क्या बोल रहा हूं मैं? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल। इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो पाई होगा आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में या पास्कल में, इन दोनों में लिख सकते हैं। यानी एक चीज समझ में आया कि जब R की वैल्यू 8.314 मोल जूल पर मोल इनटू केल्विन होगा, इन दिस केस वॉल्यूम मीटर क्यूब होगा, टेम्परेचर केल्विन होगा, पाई पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, राइट। आगे सेकंड, अगर इसी R का मान 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल इनटू केल्विन होगा, अगर हम इसको ये कंसीडर करें तो सबसे पहले ये पॉइंट को कन्वर्ट करोगे तो 1/12 अप्रॉक्स लिख सकते हैं आप, 1/12, राइट। अब देखो नेक्स्ट, इन दिस केस, इस केस के लिए जो वॉल्यूम होगा हमेशा लीटर में होगा, क्योंकि इसके अंदर लीटर आया है देखो, और इसमें आया था जूल, इसमें लीटर आ गया, तो यहां जो वॉल्यूम होगा लीटर में होगा। अच्छा यहां पे टेम्परेचर केल्विन दोनों में सेम होगा, टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं, राइट। अच्छा पाई किस में होगा? एटीएम में। यहां भी पाई किस में था? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, दोनों में डिफरेंस है, ठीक ना। आगे देखिए, नोट 1 एटीएम इक्वल टू 1.013 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1 बार इक्वल टू 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। तो 1 बार इक्वल टू कितना? 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल। ये सब आप रट लीजिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट टू यू, अगर बोर्ड का एग्जाम देने आप जा रहे हैं तो आपको ये सब रट्टा होना चाहिए, एक एक चीज पूरा पी जाओ समंदर की तरह, जितने कुछ भी है, ओके, राइट इट। फिर नेक्स्ट चलिए डियर, अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल से रिलेट करके, ठीक। अभी मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर बताया, ऑस्मोसिस बताया, उनके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के टाइप बताया। अब मैं बात करता हूं कि कुछ न्यूमेरिकल्स कर लिए जाए इस पे, ठीक। देखिए पहला न्यूमेरिकल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसके अंदर 2-3 नॉलेज देने वाला हूं। कह रहा है 60 ग्राम यूरिया डिसॉल्व्ड इन 5 लीटर सॉल्यूशन। एक कंटेनर बना लीजिए, बोर्ड में जाकर एग्जाम देने जाएंगे ना, ऐसा बनाइएगा, राइट। आप सुनिए, इसमें ये कितना था? 5 लीटर, यानी वॉल्यूम कितना मिल गया? 5 लीटर। पहला कंडीशन कंप्लीट। इसके अंदर 60 ग्राम यूरिया है, क्या है? यूरिया। तो सबसे पहला ध्यान आपको देना होगा बोर्ड में कि यार यूरिया बोल रहा है ना, तो यूरिया डिसॉल्व होता है, आयोनाइज नहीं होता, डिसॉल्व। तो इन दिस केस, इस केस के लिए आई का मान हमेशा कितना होता है? 1, पढ़ा चुका हूं मैं। यूरिया डिसॉल्व होता है, नॉट आयोनाइज, हेंस आई इक्वल टू 1। पहला चीज कंसीडर हो गया। अब इतना ग्राम यूरिया हमको मिल गया, ठीक। अच्छा आर का मान गिवन है 1/12 लीटर एटीएम पर मोल इनटू केल्विन, तो इसका कोई टेंशन ही नहीं, हटा दो। आगे देखो टेम्परेचर कितना दिया है? 27 डिग्री सेल्सियस। और अभी मैंने कहा था इसको केल्विन में रखना है, किस में रखना है? केल्विन में। तो प्लीज रिक्वेस्ट यू कन्वर्ट इन केल्विन, कन्वर्ट करिए केल्विन में। तो करेंगे ना, तो पता है केल्विन का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला एक बता रहा हूं, C/5 F - 32/9 इक्वल टू K - 273/5। मुझे सेल्सियस केल्विन से मतलब है, तो फारेनहाइट से मतलब है नहीं, तो पहले इसको लेते हैं, C/5 K - 273/5, 5 कैंसल आउट,
C इक्वल टू K माइनस 273। तो ये एक फार्मूला बन गया। जब कभी भी आपको सेल्सियस पता हो केल्विन मिल जाएगा, केल्विन पता हो सेल्सियस मिल जाएगा, ठीक, राइट। अब देखिए यहां पे हमको दिया था टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, यानी C का मान गिवन है, तो C इक्वल टू, अभी मैंने कहा K माइनस 273, C का मान है 27 और K माइनस 273, इसको इधर ला दीजिए, लाएंगे तो 27 प्लस 273 ऐड करिए तो कितना होगा 300 केल्विन, कितना 300 केल्विन, यानी टेम्परेचर मिल गया मुझे 300 केल्विन। कितना मिला डियर 300 केल्विन। प्लीज रिक्वेस्ट यू रिमेंबर इट्स फार्मूला, इस फार्मूले को रिमेंबर कर लो, और ये पूरा राइट ना मैं रफ कर रहा हूं। अब आगे देखिए हमको टेम्परेचर मिल गया 300 केल्विन, 300 केल्विन, राइट। अब सुनिए पूछा है ऑस्मोटिक प्रेशर इन एटीएम, तो पाई इक्वल टू क्या था N/V RTI, राइट। अच्छा अब सुनिए ध्यान से बता रहा हूं N/V, तो पाई इक्वल टू, अब सुनिए N को क्या लिख सकते हैं W/M और V। अच्छा देखिए नंबर ऑफ मोल W/M, और W कितना दिया है निकाल लेते हैं। अच्छा हाँ यहाँ पर रख ही दिया हूं तो टेंशन क्या है, W/M इंटू V इंटू R इंटू T। अच्छा I का मान कितना है 1, हटा दो, तो पाई इक्वल टू W कितना दिया है 60 ग्राम, तो 60 बाई M मोलर मास किसका यूरिया का। तो आपको फार्मूला रट्टा होना चाहिए भाई। अब यूरिया का फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है NH2CONH2, एकदम पी जाओ समंदर की तरह, चाहे जो कुछ भी पढ़ाई को एकदम पी जाओ NH2CONH2। और जब इसका मोलर मास निकालोगे तो आएगा 60, कितना आएगा 60, निकाल दूं, चलो निकालता हूं। नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे 2, तो 2। अच्छा एक नाइट्रोजन पे कितना होता है 14, तो 14 प्लस हाइड्रोजन कितना है 4, तो 4 इंटू 1 प्लस कार्बनमा एक है तो 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजनमा एक है तो 1 इंटू 16, जोड़ दो 28, 4, 12 और प्लस 16, जोड़ कितना होगा 12 4 16 दूना 32 और 28 60, सिंपल 60, यानी इसका आ गया मोलर मास 60, वॉल्यूम कितना है 5 लीटर इंटू आर का मान कितना है 1/12, टेम्परेचर में कितना है 300, राइट। इसी को सॉल्व कर दो, 0 से 0 कट गया, 6 5 30, 5 से 5 कट गया, 12 5 60, यानी 5 ATM, 5 ATM, यानी प्रेशर कितना आ गया 5 ATM। कितना आसान है, इट इज वेरी इजी यार, यू कैन डू इट, आप लोग सब कुछ कर सकते हो, राइट। बस एक बार इरादा करो और दिल से कर दो हर एक चीज, एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट इट। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पे सॉल्यूशन के टाइप पढ़ने वाले हैं, इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और ये क्वेश्चन बोर्ड में 1 नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है, ठीक है, फिर भी एकदम सीरियस देखिएगा। देखिए इसमें 3 टाइप का होता है, मैंने कहा टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, देयर आर 3 टाइप। कौन, एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और एक होता है हाइपोटोनिक। तीनों में अंतर है भाई, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पर बता रहा हूं, 9th क्लास वाला नहीं समझ लेना, इंटर वाला है भाई। अब देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, क्या होता है 2 or more solution having same osmotic pressure। अगर 2 या 2 से अधिक सॉल्यूशन जिसके ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हैं तो उसे बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आगे देखिए हेंस इसलिए पाई1 इक्वल टू पाई2 और पाई इक्वल टू क्या होता है CST, तो C1ST C2ST। अच्छा ST से ST क्या हुआ, कैंसल आउट, टेम्परेचर में सेम होगा। यहां देखिए C1 इक्वल टू C2। अब यहां देखिए N1/V इक्वल टू N2/V, यहाँ पे N1 इक्वल टू N2, W1/M1, W2/M2। ये रहा आपका फार्मूला, राइट। ये फार्मूला बना, इस पे भी न्यूमेरिकल आ सकता है शायद, ठीक सीबीएसई में आता है। यहाँ देखिए एग्जांपल दे रहा हूँ, 0.01 M यूरिया सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद 0.0 M ग्लूकोज सॉल्यूशन, यानी इतना M यूरिया सॉल्यूशन आइसोटोनिक होगा, इतना ही M ग्लूकोज सॉल्यूशन का। देख रहे हैं ना, दोनों इक्वल है, इसलिए पाई1 इक्वल टू पाई2, राइट। फिर अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट तो डियर, अब बात करते हैं हम किसकी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। किसकी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अभी इसके पहले क्या था,
जो था इसका फर्स्ट वाला था, ठीक ना, आइसोटोनिक। अब क्या है आपके पास सामने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब इसको देख लीजिए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सॉल्यूशन। मतलब इसमें भी दो सॉल्यूशन होंगे जिसमें एक का सॉल्यूशन जो होगा जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा ज्यादा और एक का क्या होगा कम। जैसे मैं कहूं कि दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 और पाई 2 है, तो पाई 1 ग्रेटर देखो पाई 2 से। तो ऐसा कंडीशन कहीं भी आपको दिखाई दे ऑन द स्पॉट समझिए कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, राइट। आगे देखिए एग्जांपल 1 m NaOH सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक 0.05 m यूरिया सॉल्यूशन। देख लीजिए ना, 1 m NaOH सॉल्यूशन जो होगा 0.05 m यूरिया सॉल्यूशन से क्या है, ये ज्यादा है और ये कम है। तो सिंपल फंडा इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा इससे कम होगा। मान लीजिए पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2 है, तो इसको C1H2 C2H2 ST कैंसिल, C1 ग्रेटर देन C2, राइट। राइट इट। फिर नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखिए, अब थर्ड है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? अ सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर सॉल्यूशन। अच्छा, इसके सबसे पहले वाला में क्या था? आइसोटोनिक में प्रेशर पाई 1 इक्वल टू पाई 2, उसके बाद पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2 था, अब पाई 1 लेस देन पाई 2 है। बस इतना याद करना है, तीन ही याद करना है। यानी इसमें पाई 1 लेस देन पाई 2, यानी 0.05 m यूरिया इज हाइपोटोनिक टू 1 m सुक्रोज सॉल्यूशन। ओके, बस इतना आपको याद करना है, राइट। कंप्लीट। अब नेक्स्ट इसके बाद